नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और परिवर्तन के एक और खास एपिसोड में इस खास श्रृंखला के साथ आपका स्वागत है। बात हम एक ऐसे मसले पर कर रहे हैं जिसकी खूब चर्चा हुई है भारत में और लगातार होती रही है, वो फ्यूजिटिव्स को लेकर, यानी कि जो बैंकों से पैसा लेकर भागकर यहाँ आए हैं उसकी कानूनी प्रक्रिया को लेकर। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दशकों में ये धारणा बनी है लंदन के बारे में कि उसे एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल कैपिटल कहा जाने लगा है। और साथ में ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों को लेकर ये बातें तमाम तरीके से उठती रही हैं कि लंदन उनको किसी और देश में अपराध करने के बाद, खासतौर पर आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंस करने के बाद सबसे ज्यादा सूट करता है आना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ की एक कानूनी प्रक्रिया है। तो लंदन एक सेफ जगह है, एक सुरक्षित जगह है ब्रिटेन, जहाँ पर वो अपने हिस्से का अपराध करके आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ की कानूनी प्रक्रिया जो है उससे वो लड़ाई लड़ी जाती है। कुछ मामलों में सफलता मिली है भारत को, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ मामलों में यहाँ पर अरेस्ट भी हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वो प्रतिशत नहीं है जिसकी उम्मीद की जाती है। और जैसे मैंने कहा कि वैश्विक स्तर पर दुनिया में यह धारणा बनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल कैपिटल लंदन है। ये कहानी 2018 की है, जब लोगों के अंदर एक भयंकर गुस्सा पनपा इस बात को लेकर किस तरह लोगों ने भारत के बैंकों का पैसा लूटा और फ्रॉड किया, और फिर वो पैसे वो बाहर लेकर विदेश चले गए। इसमें से एक प्रमुख जगह जो सामने आई थी वो थी ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और स्वाभाविक है कि ये गुस्सा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के बीच भी निकलकर सामने आया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जटिल थी और सिर्फ नाराजगी के सेंटिमेंट से काम नहीं चल सकता था। मूल मसला हमेशा से ये है, जो खास तौर पर ब्रिटेन के भी न्यायिक सिस्टम पर लागू होता है, वो ये, जिस देश में अपराध हुआ हो उसे उसी तरह बराबरी का अपराध दूसरे देश में भी साबित होना जरूरी। और इस न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह न्यायिक प्रक्रियाओं में भारत में भी समय लगता है। और स्वाभाविक है इसका फायदा जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हो, खासतौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड के, यानी पैसों के साथ फ्रॉड करने के, उसे मिलता। समय मिलने के साथ साथ ये भी स्वाभाविक है कि उन गलत तरीके से हासिल किए हुए पैसे को ठिकाने लगाने का भी मौका और समय मिल जाता है। ऐसा ही नहीं, लंदन को दुनिया का ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल कहा गया है और इस बात को आर्थिक जालसाजी करने वाले दुनिया के अलग अलग लोग बखूबी जानते हैं और इस बात पर फायदा लेते हैं। भारत में और प्रवासी भारतीय जो ब्रिटेन में रहते हैं, उनके बीच नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा ये भी था, भारत का सिस्टम किस कदर कमजोर और लचर हो चुका है। लोग इस स्तर पर बैंकों का पैसा लेकर विदेश निकल गए। भारत में पिछले कई दशकों में बहुत बड़ा मध्य वर्ग बसता है और शहरों में रहने वाला ये मध्य वर्ग बाकी देश की तरह दंग रह गया जब उसने खबरों की सुर्खियों में पढ़ा कि बड़े बड़े आंकड़े हजारों करोड़ रुपए के, जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है। जिन 3 नामों ने जो आर्थिक अपराध के आरोपी थे, देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, वो थे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है और आज भी नाम और भी हैं जो आर्थिक अपराध के अलावा
बाकी गुनाहों के लिए भी भगोड़े हैं। हालांकि राहत इनमें से एक मामले में तब जरूर मिली जब नीरव मोदी की ब्रिटेन में गिरफ्तारी हुई। बाकी मामले अभी चल रहे हैं। ब्रिटेन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि 1992 में हुई, लेकिन मामले इस तरह 1950 के बाद से ही आना शुरू हो गए थे, यानी कि आजादी के 3 साल बाद से ही। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि होने पर इस तरह के मामलों में दो देशों के बीच मदद जरूर मिलती है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया से उस देश को गुजरना पड़ता है, और यही वो धीमी रफ्तार का रास्ता तय कर देता है जो अपराधियों की एक तरह से मदद करता है। और माल्या जैसे मामलों में उनके आलीशान जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं, लोगों की नाराजगी बढ़ाते हुए। किसी भी देश में अपराध कर दूसरे देश में पहुंच जाने के बाद ये बहुत अहमियत रखता है कि अगर आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यार्पण संधि है उस देश के साथ, तो आप जो कोशिशें करते हैं राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, आप जो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, उसमें आपको जरूर लाभ मिलता है। ब्रिटेन और भारत की कहानी को जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता ये लगता है कि 1950, हम लोग 1947 में आजाद हुए, 1950 के बाद से ही केसेस सामने आने शुरू हो चुके थे, और 1992 में जो प्रत्यर्पण की ट्रीटी बनी, जो एक्स्ट्राडिशन की संधि बनी, उसका एक तरह से उन केसेस का बैकग्राउंड भी, उसकी पृष्ठभूमि भी आधार थी। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यही सब आज की परिस्थितियों में एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। तो इसीलिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो अहमियत रखती, लेकिन फिर भी जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रिया है, उसमें वक्त लगता है। मेरे साथ एक बहुत खास गेस्ट यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के, और खास तौर पर उन्होंने जो कहानियाँ और प्रोसीडिंग्स रही हैं कानून की, माल्या से लेकर नीरव मोदी के केसेस को, उसको उन्होंने कवर किया। समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किल है ये प्रक्रिया और कितनी जरूरत है लगातार भारत को इसको परसू करने की। How I've seen cases in the past, I've reported on cases like the Abu Salem's extradition in Portugal, in Lisbon many years ago. And it's very difficult. Despite the fact that you may have the extradition treaty, it helps, but there's a lot of process. Does the time and the law, legal process eventually help the economic offender or someone who is actually a fugitive? I think the law definitely helps the economic offender. The fact that Britain is part of the European Convention on Human Rights, it is answerable. The justice system here is essentially answerable to the European Court of Justice. Means that there is a huge sort of the concept of human rights plays a huge and significant role in proceedings, and as a result, they do tend to drag on. Extradition proceedings do tend to drag on for years and years. A great example is just from yesterday, Julian Assange, the Home Secretary Priti Patel signed off on his extradition yesterday, and yet he still has a legal process that will extend to a minimum of another 3 to 5 years, and it will eventually go all the way to the European Court of Justice, and his extradition will be decided, as will presumably in the case of Nirav Modi and Vijay Mallya, the cases will be decided eventually by the European Court of Justice. जनता की राय लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, इसलिए नाराजगी जो नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे मामलों में लोगों के मन में है, वो समझ में आती है भारत में, खासतौर पर 2018 के बाद से। लेकिन साथ में ये भी सच है कि जिस देश में वो आ गए हैं, वहाँ पर उस अपराध को साबित करना होता है, वहाँ की अदालती कार्रवाई में, जिसमें वक्त लगता है, उस वक्त का फायदा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको मिलता है। इसीलिए हर स्तर पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के साथ साथ इस तरह के मामलों में हर स्तर पर दोनों देशों के बीच होने वाला सहयोग, राजनयिक हो, कानूनी हो, वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। I don't know if that's the right word, but some kind of a protectionism because of the laws here, Absolutely. not back in India. Absolutely. And, fairness or unfairness is ultimately
society needs to judge that. But the justice system here can only assess a case and can only judge a case based on the prevailing laws of this country. And I know a lot of legal commentators, including judges, for instance, and politicians, have often said that the whole concept of human rights often stymies the delivery of justice in many instances. Having said that, the concept of human rights is there for the wider protection of society. In some instances, it may not fairly serve society, but ultimately it is for the greater good of society. हम इस वक्त लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर मौजूद हैं और यहाँ उन लोगों की प्रतिमाएं लगी हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए अलग अलग स्तर पर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा भी मौजूद है। और अब अजीब इत्तेफाक देखिए कि ये वही देश है जिस देश में हम मौजूद हैं, जिससे आज़ादी दिलवाई गांधी जी ने, और यहाँ पर फ्यूजिटिव्स आकर बस जाते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर अब मसला बताया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और दशकों से बात कही और लिखी जा रही है। असलियत में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मसलों को लेकर लोगों की नाराज़गी मैंने बताया वो समझ में आती है। दूसरा एक और बहुत बड़ा पहलू है कि अगर आप एक्स्ट्रेडिशन जो है लोगों के प्रत्यार्पण के दर को देखें तो वो ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इसीलिए एक तरह से इस इंसाफ की लड़ाई में जो ख़ास तौर पर फ्यूजिटिव्स की हम बात कर रहे हैं और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले केसेस की हम बात कर रहे हैं, उम्मीद लंदन में रहकर अपना पैसा लाकर कानूनी लड़ाई और सरवाइव करने की कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। It's not as we may believe only the Vijay Mallya story or the Nirav Modi story. There's many more that has not been part of public opinion yet in India. No, it has not. And you know, we talk about Vijay Mallya and Nirav Modi and Julian Assange because these are cases that are Known, wide exactly, and because of the media. Very widely covered. I covered both the Nirav Modi trial and the Vijay Mallya trial. And the time devoted, for instance, to prison conditions, for instance, ventilation in the prison in Mumbai, natural light in the prison in Mumbai, the amount of time and effort and resources devoted to issues like that is quite extraordinary. You know, 8, 9, 10 hearings will be devoted to how will Mr. Mallya cope with the conditions at Arthur Road Jail in Mumbai. And that, the basis for that is the Human Rights Act. And That's a very important point you're making. I'd like to sum up. जो ये बता रहे हैं इसको जरा गौर से सुनिए, ये बहुत अहमियत, और इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है कि यहाँ पर जब कार्रवाई होती है, अदालती कार्रवाई चलती है, मेरे पीछे अब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, तो ह्यूमन राइट्स की वजह से इन सब बातों पर बहुत गौर किया जाता है कि अगर विजय माल्या कोई जेल में पहुंच रहे हैं किसी एक्सट्रेडिशन के बाद मुंबई में, तो वहाँ की हवा पानी कैसा होगा, वहाँ पर वो रहेंगे कैसे, उसके इंतजाम। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को सफलताएं भी मिली हैं। तो ब्रिटेन के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पुरानी है और यहाँ की प्रक्रियाओं को देखते हुए ऐसा नहीं है कि सफलता की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कभी वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा वक्त भी आ सकता है जब फ्यूजिटिव्स को जो अपराध या बैंकों का पैसा लेके वो भागे हैं उन्होंने वहां किया है, उसके लिए पनिशमेंट भी मिले कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। ये है मेरा आखिरी का पॉइंट जो कि बहुत अहमियत रखता है भविष्य की ओर देखते हुए। मैं अभिज्ञान प्रकाश इस खास सीरीज के लिए लंदन से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।